तो आज अपन क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। देखो अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या था अपना, कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, तो इससे पहले मैंने आपको हेलोएल्केन और अल्कोहल फिनोल ईथर पूरा करा दिया। ठीक है ना, अब आपका काम था वो करने का, मेरा काम था कराने का, तो मैंने कर दिया और उम्मीद करता हूँ आप कर भी लिए होंगे। ठीक है ना, यदि आप नहीं किए तो पीछे से पूरा करके फिर इस लेक्चर में आगे बढ़ना, क्योंकि आप पीछे छोड़ते जाओगे तो फिर प्रॉब्लम आपको को आएगी बाद में। ठीक है, तो देखो अब स्टार्ट करते हैं अपन। अब इस वाले चैप्टर में मैं आपको बताऊं तो चैप्टर आपका है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है ना, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड कराने से पहले मैं आपको बोलूं तो आपको एल्कोहल और अल्कोहल फिनोल ईथर के क्वेश्चन भी देख लेने थे, जो आपने देख लिए होंगे। एक हेलोएल्केन जब पूरा करा दिया था उसके बाद में भी मैंने आपको एक पीडीएफ दिया था, और अल्कोहल कराने के बाद भी एक पीडीएफ दिया था। तो दो पीडीएफ दे दिया, दोनों पीडीएफ आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, दूसरे दोनों पीडीएफ के अंदर एपीएमटी, नीट वगैरह, आईआईटी वगैरह सबके क्वेश्चन थे। दूसरी चीज साथ ही साथ आपको उसके अंदर थ्योरी भी दी थी मैंने, जो अभी अल्कोहल वाला दिया उसके अंदर भी थ्योरी है, दो दिए थे, एक में थ्योरी और एक में क्वेश्चन है, तो वो दोनों आप कर लिए होंगे। ठीक है ना, तो अब अपन क्या स्टार्ट करेंगे इस वाले लेक्चर में, कार्बोनिल कंपाउंड। तो अब इसका जो इस चैप्टर का जो लेक्चर है वो कंटिन्यू आएगा आपके पास में। तो देखो जो भी चैप्टर करा रहा हूँ उसके बाद में एक या दो दिन का गैप दे रहा हूँ, उसके बाद स्टार्ट कर रहा हूँ, ताकि उस एक दो दिन के गैप में क्या है आप पूरा कर लो। ठीक है ना, अब अपन क्या स्टार्ट करेंगे, तो अब स्टार्ट क्या करेंगे अपन, कार्बोनिल कंपाउंड। अब आप खुद आपसे पूछ लेता हूँ मैं थोड़ा सा, क्या होता है भाई कार्बोनिल कंपाउंड? तो अभी तो आप जवाब नहीं दे पाओगे, है ना, तो पढ़ाने के बाद आपको पता लग जाएगा क्या होता है। ठीक है, तो चलो अब देखते हो, स्टार्ट करते हैं ना। कार्बोनिल कंपाउंड आपके हैं क्या, तो सुनना। कार्बोनिल कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जब आपके पास में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्डेड दोनों जुड़े हो और कार्बन की दोनों फ्री वैलेंसीज हो। अब वो दोनों फ्री वैलेंसी पे डिपेंड करता है वो एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा। तो देखो मैंने सामने लिख रखा है यहाँ पे क्या, कार्बोनिल कंपाउंड। आपके जो ये चैप्टर है वो 3 नंबर का है। ठीक है, आपकी जो बुक का चैप्टर है ये आपके है क्या बोलते हैं उसको, 12वां चैप्टर है आपके बुक का। ठीक है ना, कौन सा चैप्टर नंबर है या फिर 12 में, फिर बोल रहा हूँ आपको, कई बच्चों को कंफ्यूजन रहता है सर कौन सा चैप्टर है, तो ये 12वां चैप्टर है आपका। ठीक है, 12वां चैप्टर है, 3 मार्क्स का है, लेकिन देखो चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये वाला जो चैप्टर है वो आपके प्रैक्टिकल में भी आता है। ठीक है ना, क्लास 12th का केमिस्ट्री का जो प्रैक्टिकल होता है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, तो ये चीज तो आपको आनी चाहिए। ये चैप्टर साथ ही साथ याद करते जाना, क्योंकि प्रैक्टिकल इसी से रिलेटेड आता है आपका। इसके जो टेस्ट है प्रैक्टिकल के अंदर भी आएंगे, वहाँ जो एक्सटर्नल है वो आपसे सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, तो ये चीजें क्या आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं ना। तो आपको चैप्टर की मैंने बेसिक से जानकारी दी, क्या था क्या नहीं था, यहाँ ध्यान रखना, ये प्रैक्टिकल वाले पार्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज, आप आईआईटी नीट के लिए बैठे हो तो इम्पोर्टेंट तो है, इसमें हर चीज इंपॉर्टेंट आएगी अब। ठीक है ना, अल्कोहल फिनोल ईथर आपने कर लिया होगा, जो भी दिक्कत थी वो आपको होगी, धीरे धीरे दूर होगी। एक दो बच्चों के आए भी थे कि सर हमारे पास ये दिक्कत है, मैंने खुद सॉल्व करके दे दिया। अब जिनकी है दिक्कत उनको अभी रख रखा है, थोड़ा और टाइम लेके फिर एक साथ कराऊंगा। ठीक है ना, तो आप क्वेश्चन आंसर तो कर रहे होंगे, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। ठीक, कार्बोनिल कंपाउंड। अब देखो कार्बोनिल कंपाउंड 11th क्लास में भी आपको पढ़ाया है। ठीक है ना, बहुत अच्छे से पढ़ाया है, मेरे को पता है। ठीक है, जहां भी पढ़े हो वहां बहुत अच्छे से पढ़ाया गया होगा। तो कार्बोनिल कंपाउंड होता क्या है सुनना। देखो कार्बोनिल कंपाउंड आपको वैसे अलग से नहीं पढ़ाया जाता, वहां पे क्या होता है कि आपको पूरी एक पीरियडिक वो टेबल लिखाई जाती है, आईयूपीएसी नेमिंग जब कराई जाती है, तो आपको बताया जाता है कि जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं ना, उनको दोनों को मिक्सअप में जब बोला जाता है तो क्या बोलते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड। तो देखो कैसे, जैसे आपके पास मान लो ये हो भाई, इससे पहले वाले लेक्चर में तो आप क्या पढ़ते थे कि कार्बन और ऑक्सीजन के पास में क्या है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता था, लेकिन अब अपन जो आगे की स्टडी कर रहे हैं केमिस्ट्री में, वो क्या है कि कार्बन और कार्बन में कितना बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। आई बात समझ में। अब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, तो कार्बन की जब वैलेंसी 4 है तो देखो 4 के लिए क्या होगा, इस तरीके से समझ में आती है बात। अब सुनना, ये वाला जो ग्रुप है ना, ये वाला ग्रुप, यही ग्रुप क्या है इसका, कार्बोनिल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है। इसी की वजह से इसको क्या बोल रखा है, कार्बोनिल ग्रुप बोल रखा है या कार्बोनिल कंपाउंड बोल रखा है। बात आ रही है समझ में, इसी की वजह से ये सारा काम। तो अब अपने को क्या है, यही पढ़ना है। अब इस चैप्टर में मैं आपको बताऊं क्या क्या है। तो ऐसा जो फंक्शनल ग्रुप है, एक फंक्शन ग्रुप है, तो ऐसा जो फंक्शन ग्रुप है वो आपको देखो किस किस में दिखेगा, मेरी बात सुनो। एक तो आपको दिखेगा एल्डिहाइड में, इसमें
एल्डिहाइड आती है बात समझ में, किसमें? एल्डिहाइड। फिर उसके बाद में आपको ये दिखेगा किसमें? कीटोन के ऊपर, कीटोन। तो आपके पास दो चीजें, एक तो एल्डिहाइड और एक क्या है? कीटोन है। आई बात समझ में? सुनना, यदि इस कार्बन डबल बॉन्ड O के इस तरफ यदि मैं इस तरीके से लगा दूं, एक तो एल्काइल ग्रुप और एक क्या लगा दूं? H, तो ये अब बन गया क्या? एल्डिहाइड। क्या बन गया? एल्डिहाइड। सुनना, एल्डिहाइड है तो इस ये जो R ग्रुप है ये क्या है? यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है। क्या है ये? यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है। अब ये R कुछ भी हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, फिनाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कुछ भी। आई बात समझ में? एक एल्काइल ग्रुप होगा। कीटोन, कीटोन क्या होता है सर? तो कीटोन सुनो, कीटोन होता है आपका R C डबल बॉन्ड O और ये R। बोलो आती है बात समझ में? ये क्या है? ये तो आपका एल्डिहाइड और ये क्या है? कीटोन है। कीटोन में तो क्या होता है कि जो C डबल बॉन्ड कार्बोनिल ग्रुप दिख रहा है उसके दोनों तरफ क्या होगा? एक एल्काइल ग्रुप होगा। आई बात समझ में? अब एल्काइल ग्रुप हो सकता है दोनों अलग अलग भी हो और सेम भी हो। बात आती है समझ में? और यहाँ पर जो है ये वाला, इसमें क्या है कि आपको एल्डिहाइड के अंदर ये सोचना है कि ये जो कार्बन है एक तरफ तो एल्काइल ग्रुप होगा और एक तरफ हाइड्रोजन होगा। तो इसको बोलते क्या है? तो इसको जब लिखा जाता है तो इस तरीके से लिखा जाता है, क्या? RCHO। बोलो बात आती है समझ में? जबकि इसके लिए क्या लिखते हैं? तो इसके लिए लिखते हैं RCOR। तो अब क्या आपको ये सबसे बड़ी बात तो ये कि आपको पहचान में आना चाहिए। आई बात समझ में? ये सबसे बड़ी बात ये है इस चैप्टर में कि आपको पहचान में है कौन तो एल्डिहाइड और कौन कीटोन है। बात आती है समझ में? क्योंकि जब तक आपको ये चीजें पहचान में नहीं आएगी तब तक पता नहीं लगेगा कि ये एल्डिहाइड की बात कर रहा है, कीटोन की बात कर रहा है। तो आपको एल्डिहाइड और कीटोन दोनों पहचान में सबसे पहले आने चाहिए। तो पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ आपको, ये तो CHO लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है, इसका मतलब ये एल्डिहाइड ग्रुप है। या फिर आपको इस तरीके से दिखेगा RC डबल बॉन्ड OH। तो ये जब स्ट्रक्चर खोल देते हैं ना तो इस तरीके से दिखता है, जबकि स्ट्रक्चर कीटोन के खोलते हैं तो इस तरीके से दिखता है। बात आती है समझ में? अब अपन इसकी थोड़ी सी बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। पहले क्या है कि आपको एल्डिहाइड कीटोन समझ में आना चाहिए होता क्या है। आई बात समझ में? तो आपको एक फंक्शन ग्रुप पढ़ाया था कार्बोनिल, उसके एक तरफ R और एक तरफ H हो तो एल्डिहाइड। क्योंकि मैं इस पे इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि आप आगे जाके देखना धीरे धीरे आप कंफ्यूज होने लग जाओगे, तो कंफ्यूजन में दूर कर देता हूँ आपका। क्या है, जब क्लासरूम में भी पढ़ाते हैं ना तो अधिकतर बच्चों को यही समझ में नहीं आता सर ये एल्डिहाइड है कीटोन है। तो सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, C डबल बॉन्ड O के जस्ट बगल में एक हाइड्रोजन और एक एल्काइल ग्रुप दिख रहा है तो एल्डिहाइड और ये बाकी कीटोन। तो ये चीज है कि आपको पता होनी चाहिए, वरना कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कई जनों के। अब कई लोग सोचते हैं सर ये तो हमको याद रहता है, अरे भाई आपको याद रहता है लेकिन और भी तो बच्चे हैं, ठीक है। तो चलो सबका साथ सबका विकास, ठीक है। अब समझो, अब अपने को क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड भी देखना है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड इसी चैप्टर का एक पार्ट है। जैसे आपको एल्डिहाइड बता रहा हूं, ये कीटोन पढ़ा रहा हूं, वैसे ही आपको एक कार्बोक्सिलिक एसिड भी इसी चैप्टर में पढ़ना है। तो सुनना, तो ये होगा आपके C डबल बॉन्ड O OH और ये आपके R। तो देखो इसमें भी सेम यही काम दिख रहा है आपको, लेकिन कुछ चेंज है। क्या, ये तो C डबल बॉन्ड ग्रुप दिख गया और इससे मैंने क्या जोड़ दिया OH। आती है बात समझ में? अब ये तीनों एक साथ पढ़ाने का रीजन क्या है? तो ये तो आप जानते हो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सब चीजें आप जानते हो। पूछो क्यों? क्योंकि आपने 11th क्लास में जब IUPAC पढ़ी थी ना तब आप ये बोलते थे कि सर ये फर्स्ट नंबर प्रायोरिटी ग्रुप है, याद है, सल्फोनिक एसिड और कार्बोक्सिलिक। तो ये आप चीज जानते हो, आई बात समझ में? फिर इस पे आप जानते हो लोन पेयर भी होते हैं, ठीक है। देखो इस तरीके से लोन पेयर भी दिखेगा आपको, देखो है ना, यहां भी आपको लोन पेयर दिखते हैं, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, ये तो सर हमने समझ लिया, ठीक है, ये सब तो हमको पता है। अब हमको करना क्या है तो वो सुनो, मुझे ये पढ़ना है आपको इसका नेचर। सबसे पहले इस बॉन्ड का नेचर क्या है भाई। आप ये तीनों चीजें एक साथ क्यों पढ़ा रहे हो? पहली चीज तो पहली चीज छोटी सी सोचने की, आप खुद सोचो
मैंने बोला कि आपको जब पहले चैप्टर पढ़ाया गया था तो मैंने पढ़ाया था आपको अल्कोहल फिनोल ईथर। अल्कोहल फिनोल ईथर में आप एक चीज कॉमन देखो, वहां पे जो बॉन्ड था ना वो सी और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड था, इसलिए उन तीनों को एक साथ पढ़ाया था। जबकि यहाँ पे इन तीनों को एक साथ इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि यहाँ पे देखो सी डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड हो, तो लगभग जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी होगी ना वो सेम होगी। कीटोन और एल्डिहाइड की तो बहुत सारी सेम प्रॉपर्टीज मिलेगी, कुछ डिफरेंट भी होगी, मैं मना नहीं कर रहा, ठीक है ना, लेकिन कार्बोक्सिलिक की भी कुछ डिफरेंट होगी। लेकिन आप एक चीज देखो, इनके अंदर ये फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है, तो जब इस टाइप का फंक्शनल ग्रुप आ जाता है ना तो क्या होता है, प्रॉपर्टीज में कुछ डिसिमिलरिटीज आ जाती है। आई बात समझ में, कुछ सिमिलरिटी होगी, कुछ डिसिमिलरिटी होगी। तो इस चैप्टर के अंदर क्या होगा, अपन एल्डिहाइड और कीटोन को तो साथ में पढ़ेंगे, लेकिन कार्बोक्सिलिक को अलग से पढ़ेंगे। बात आती है समझ में? हाँ आती है सर। चलो तो आगे अब बताना क्या है इसमें, सुनना। देखो ये सब तो आप कर लोगे, ठीक है। अब आपको एक चीज सोचनी है, सबसे पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन पता होना चाहिए। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है इस कार्बन का, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखो ये होता है, मैं इसको ऊपर बना रहा हूँ, है ना, इस तरीके से C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये और ये देखो, ये मेरा है कार्बोनिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप? कार्बोनिल ग्रुप। अब इस कार्बोनिल ग्रुप में आपको मैं क्या बताना चाहता हूँ, तो सुनो, ये वाला जो कार्बन है डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन से। जब डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो आपको एक चीज समझनी है, यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन जो आएगा वो क्या आएगा, sp2। बोलो ये बात आती है कि नहीं आती है समझ में? ये आएगा sp2। अब sp2 है तो आपको खुद को बात समझ में आनी चाहिए। sp2 में ज्योमेट्री कैसी आती है तो आपको पता होना चाहिए। ज्योमेट्री जो आएगी वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन की आएगी, ऑक्सीजन का तो हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा नहीं। हमेशा हाइब्रिडाइजेशन ध्यान रखना बीच वाले एटम का निकलता है, सेंट्रल एटम का, साइड एटम का कभी नहीं निकलता। तो इसका जब आप निकालोगे तो sp2 आएगा। क्यों? सुनना, क्योंकि इसके अंदर एक बॉन्ड ये सिग्मा, ये वाला सिग्मा और ये वाला सिग्मा, कोई लोन पेयर तो है नहीं, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड पे क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन की मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है, वहां से आकर के देख लेना, ठीक है। अब आपके पास में एक चीज सोचनी है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो आपको सोचना है ज्योमेट्री कैसी होती है, प्लेनर, एक प्लेन के अंदर होती है। जैसे ये बोर्ड है ना, तो ये 2D के अंदर एक प्लेन में है। पंखे की जो तीनों पंखुड़ियां होती है वो एक प्लेन में होती है, तो वो प्लेन है। वैसे ये भी क्या है, प्योर प्लेन है। आई बात समझ में? ये किस में होता है, ये प्लेनर, प्लेनर, इसमें प्लेनर में होंगे। बात आती है समझ में? इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 मिलेगा, इसका भी sp2 मिलेगा और इसका भी sp2 मिलेगा, तो आपको तीनों का हाइब्रिडाइजेशन sp2 मिलेगा। अब धीमे धीमे मैं आपको एक चीज ये समझाना चाहता हूँ कि ये तीनों एक साथ क्यों पढ़ाया गया है। आई बात समझ में? बहुत सारी चीजें इनकी एक जैसी होगी, इसीलिए क्या है कि आपको मैं एक साथ ही पढ़ा रहा हूँ। अब देखो आप हाइब्रिडाइजेशन आपको पता लगा, जब हाइब्रिडाइजेशन पता लगा तो ये पता लगा ये चीजें प्लेन में भी है, तो होगा क्या, इनकी बहुत सारी रिएक्शन सेम आएगी, और जब सेम आएगी तो वो चीज आपको मैं पढ़ाऊंगा, और जो अलग होगी वो अलग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखो तो ये चीजें आती है समझ में। अब ये प्लेन का मतलब समझना क्या है यहाँ पे, वैसे आपको समझ में आ गया होगा, और अच्छे से समझना है तो इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। देखो इस तरीके से, ये मान लो मेरे पास में क्या है, एक टुकड़ा है। आई बात समझ में? इस बोर्ड का मैंने एक 2D के अंदर तोड़ के लिख लिया, इसको बताती है समझ। अब एक चीज सोचो, यहाँ पे हाइब्रिडेशन कौन सा है, sp2 है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये है कि एक तो s का काम आया होगा और p के कितने काम आए होंगे, 2, लेकिन p में होते कितने हैं, 3, क्योंकि आपको पता है p के अंदर कितने होते हैं, एक तो px होता है, py होता है और pz होता है। तो px और py तो यहाँ काम आ गए। अति बात समझ लो, कहने का मतलब ये है, देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपको कि इसके अंदर देखो 3 ऑर्बिटल है इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो है वो आपका px, ये py और ये आपका pz। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये 2 तो काम आ गए, आई बात समझ में, लेकिन ये तीसरा कहाँ गया सर, तीसरा कहाँ गया, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो p1 और px और py तो काम है तो pz। तो सुनना, एक ऑर्बिटल में देखो, तो जो अब कार्बन के पास में भी आप सोचोगे ना, तो कार्बन के पास भी 4 ऑर्बिटल है। पूछो कैसे, हाइब्रिडेशन में 4 ऑर्बिटल काम में जाएंगे, क्योंकि हाइब्रिडेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2
2s2 2p2। तो इसके पास भी 4 ऑर्बिटल खाली पड़े हैं, मतलब 4 ऑर्बिटल थे, क्योंकि 2s के अंदर एक डब्बा होता है याद करो, 2p के अंदर कितने होते हैं 3। समझना एक बार इस तरीके से, बोलो आती है बात समझ में। अब इसमें क्या हुआ, कार्बन के अंदर 4 पड़े थे, तो कार्बन के चारों देखो इस ऑक्सीजन के 2 ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है। बात आई समझ में। ऑक्सीजन के पास भी 4 थे, ऑक्सीजन का भी कुछ कॉन्फ़िगरेशन आपको आता होगा, ठीक है। ऑक्सीजन का ये होता है देखो 1s2 2s2 2p4। तो ऑक्सीजन के भी तो 4 है, p के 3 और s का 1, तो इसके 4। तो कार्बन के चारों को ओवरलैप कर, मतलब कार्बन के 2 ऑर्बिटल ऑक्सीजन के 2 ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर लेते हैं। अब एक ओवरलैपिंग जो करता है ना, वो तो बनाता है सिग्मा। कौन सी? सिग्मा। मतलब यहां जो एक बॉन्ड बन रहा है ना, ये कौन सा है? सिग्मा। तो कार्बन के 3 ऑर्बिटल तो कहां आ गए? तो एक ऑर्बिटल ये, एक ऑर्बिटल ये और एक ऑर्बिटल ये। तो सिग्मा बॉन्ड के कारण इसका क्या निकाल लिया अपने? हाइब्रिडाइजेशन। तो टोटल बॉन्ड 3 थे, सिर्फ 1 2 3 तो sp2 था। सर चौथा कहां गया? तो चौथा तो चौथा सर इसके पास में खाली पड़ा हुआ है। चौथा ऑर्बिटल देखो इस तरीके से खाली पड़ा हुआ है, देखो खुद देखो, ये चौथा ऑर्बिटल ही खाली पड़ा है ना, pz। तो ये वाला जो pz खाली पड़ा है, ये ऑक्सीजन वाले के साथ में क्या करेगा? ओवरलैप करेगा। किसके साथ? ऑक्सीजन वाले के साथ ओवरलैप करेगा, और ऑक्सीजन के साथ ओवरलैप करेगा तो शून्य इस तरीके से करेगा। देखो ऑक्सीजन के साथ ओवरलैप करेगा, तो ये जो अब बन रहे हैं ना, ये दोनों यहां जो बॉन्डिंग है वो अब किसके लिए है सर? पाई के लिए। तो मतलब ये वाला जो बॉन्ड है वो इस तरीके से ऑर्बिटल की तरह। तो ये मैं आपको ऑर्बिटल डायग्राम बना के बता रहा हूं, आई बात समझ में? ऑर्बिटल डायग्राम। अब यहां वाले भी ऑर्बिटल होंगे, मैं मना नहीं कर रहा आपको, ऑर्बिटल यहां भी है, आई बात समझ में? ऑर्बिटल यहां भी है। अब sp2 हाइब्रिडाइज होता है तो प्लेनर होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। तो यहां जो तीनों के बीच में बॉन्ड एंगल होगा ना, वो कितना होगा? 120 डिग्री का होगा। कितना? 120 डिग्री का। मतलब मैं ये कहना ये चाहता हूं कि इसके और इसके बीच में भी कितने डिग्री का एंगल होगा? 120 डिग्री का। जबकि इसके और इसके बीच में भी कितना डिग्री का एंगल होगा? 120 डिग्री का। आ रही है बात समझ में? मतलब इस और इन दोनों की ओवरलैपिंग और इसकी ओवरलैपिंग के बीच में यहाँ 120 है, फिर यहाँ 120 है और यहाँ 120 है। तो ये मैं आपको इसकी बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ, ताकि क्या होगा जब मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा तो ये चीजें आपको बहुत काम में आएंगी। आ गई बात समझ में? तो आज वाले लेक्चर में मैं आपको सिर्फ इसका बेसिक करा रहा हूँ, मतलब आपको पहले समझ में है कार्बोनिल होता क्या है, बना कैसे है। बात आई समझ में? अब आपके दिमाग में देखो ये भी आता है कि सर ऑक्सीजन के 4 ऑर्बिटल है, मान ली आपकी बात, कार्बन के तो 4 ऑर्बिटल आपने देखो लगा दिए, एक ऑर्बिटल ये देखो, एक ऑर्बिटल ये, दूसरा ऑर्बिटल ये और तीसरा ऑर्बिटल ये और चौथा ऑर्बिटल ये सिग्मा इससे बनाने को चला गया होगा। आई बात समझ में? लेकिन अब मेरी बात सुनो, फिर सर ये वाला देखो, ये जो है सुनना, ये जो pz वाला बचा, ये तो देखो ये px का मान लो इसको, ये py का मान लो और ये pz का मान लो। तो pz और pz ऑक्सीजन के दोनों क्या है? ओवरलैपिंग में चलेगा और क्या बना लिए? पाई। और ये एक ऑर्बिटल है इसका, ये ऑर्बिटल है इसका। तो इस तरीके से क्या होता है, ऑक्सीजन के भी 4 ऑर्बिटल काम में आ रहे हैं, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। कार्बन के भी 4 काम आ गए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। बोलो बात आती है समझ में? तो इस तरीके की जब ओवरलैपिंग हुई तो बन गया सिग्मा, लेकिन इस तरीके की ओवरलैपिंग हुई तो बन गया पाई। अब सुनना, मैं ये चीज क्यों पढ़ा रहा हूँ? तो ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ, देखो होता क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ गया। जब डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ गया तो आपको एक चीज सोचनी है कि कार्बन कार्बन में जो पहले डबल बॉन्ड था, तो होता क्या है कि कार्बन में और ऑक्सीजन में से बात करूं तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ऑक्सीजन की जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो होगा क्या, जितना भी इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, किसका? इलेक्ट्रॉन का क्लाउड, देखो इस तरीके से इनका जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, इस तरीके से ये इस तरफ शिफ्ट होने लग जाएगा। किस तरफ? इस तरफ। सुनना क्यों? यदि मान लो एल्डिहाइड है या कीटोन है, तो यहां मान लो मैं एल्डिहाइड मान लेता हूं, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन निकल देगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस आई है। बात आती है समझ में?
जबकि कार्बन ऑक्सीजन में तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा है, जब ज्यादा है तो आप खुद सोचो ये धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसमें तो पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव। आती है बात समझ में? तो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव के कारण क्या होगा, डाइपोल मूवमेंट जनरेट हो जाएगा। क्या बनेगा? डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट में क्या होगा, ये इस तरफ खींचेगा। तो अब एक बात ये भी समझ में आनी चाहिए, इन चीजों से मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि एक तो ज्योमेट्री प्लेनर है, एक सब प्लेन के अंदर है। दूसरी चीज ये समझ में आ रही है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पोलरिटी आ जाएगी। पोलरिटी का मतलब है एक तरफ प्लस चार्ज हो जाएगा और एक तरफ माइनस। तो माइनस तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और जिधर से खींचेगा उस कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। तो पहले तो आप इसकी पोलरिटी समझनी है, और इसी कारण अब इसमें क्या आ जाएगा, डाइपोल मूवमेंट। क्या आएगा? डाइपोल मूवमेंट। आती बात समझ में? डाइपोल मूवमेंट आ जाएगा। अब आपको मैं एक सीधी सी बात बोलूं तो कीटोन का जो डाइपोल मूवमेंट होता है, किसका? कीटोन्स का जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो ज्यादा होता है किससे? एल्डिहाइड से। आती है बात समझ में? तो इन सब के बारे में देखो, ये जो चीजें थी ना, ये मैंने आपको वैसे जनरली बताई, ठीक है। अब आप बोल रहे हो सर पहले लेक्चर में ही आपने ये तो फिजिकल प्रॉपर्टी वाला काम करा दिया। तो देखो ये फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर नहीं है। आप जब अपनी बुक खोलोगे तो आपको पता लगेगा, थोड़ी सा इंट्रोडक्शन दे रखा है, तो ये इंट्रोडक्शन की क्लास थी। बात आई समझ में? ये वाला जो पोर्शन है, अब मैं जैसे आपको ये बता रहा हूँ, ये इससे ज्यादा है। तो ये सब अपन फिजिकल प्रॉपर्टी में इसका पूरा एक्सप्लेन करूंगा मैं, ठीक है ना। तो इस वाले लेक्चर में तो सिर्फ अपन इसकी क्या इंट्रोडक्शन की बात करें, क्योंकि इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है। आई बात समझ में? इंट्रोडक्शन से आपका समझ में आएगा। तो इस उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आएगा। समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, बस यही चाहता हूँ, ठीक है ना। यार देखो, मेहनत मैं कर रहा हूँ तो आप भी अपनी तरफ से मेहनत किया करो। एक चेन बना लो कि एक बच्चा क्या हो, मिनिमम 5 बच्चों को शेयर करेगा, ठीक है ना। जितने भी जानकारी में है 5 बच्चों को शेयर करेगा। आप सोच लो 100 बच्चे कंटिन्यू मेरे को देख रहे हैं, 100 बच्चे 5 जनों को शेयर करो तो कितने लोगों के तक पहुंच गए। तो ये काम करो यार, है ना। जो भी है आप ही लोगों का सपोर्ट है, ठीक है। आपको जो भी दिक्कत आए वो कमेंट बॉक्स में लिख देना। आज का लेक्चर सिर्फ इतना ही करेंगे। तो इंट्रोडक्शन था। इसके बाद वाले लेक्चर के अंदर मैं आपको आईयूपीएससी कराऊंगा। आईयूपीएससी के साथ साथ आपको कुछ कॉमन नेम के साथ आईयूपीएससी, ठीक है, और आईयूपीएससी के कुछ रूल्स पढ़ेंगे। तो अब ये लेक्चर कंटिन्यू आने वाला है आपके पास में, ठीक है। आप पिछले लेक्चर जितने जल्दी हो खत्म कर लो जिन बच्चों के नहीं हुए हैं, ठीक है। फिर दूसरी चीज, मैं आपको इस चैप्टर की थ्योरी के नोट्स नीचे दे दूंगा। कई बच्चे क्या होते हैं कि उनको लिखने में जोर आता है ना। तो सर ऐसे मत बोलो, जोर तो नहीं आता, ठीक है। देखो लिखने में एक और मैं एक आपको टाइप नोट्स दे दूंगा, वो थ्योरी वाले नोट्स हैं, वो आपको सफिशिएंट हो गए। तो उसका लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर से कोई भी दिक्कत हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिख देना दिक्कत। दूसरी चीज आपको मैं थ्योरी दूंगा। तीसरी चीज मैं आपको क्वेश्चन दिया करूंगा, ठीक है ना। मतलब हर 2 या 3 लेक्चर के बाद में आपके क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे कि जितना पढ़ा दिया वो सब के आपके पास क्वेश्चन पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करता रहा करो, मैं कुछ ना कुछ आपको देते रहूंगा। तो इस वाले लेक्चर के नीचे मैं इसकी पहले आपको जो कराने वाला हूँ आगे के चैप्टर्स में, मतलब इस चैप्टर का जो आगे वाला थ्योरी का पोर्शन कराने वाला हूँ, उसके नोट्स में आपको यहाँ टाइप नोट्स दूंगा। उसमें कोई लिखा हुआ नहीं है, सब कुछ प्रिंटेड है। आपको टेंशन नहीं लेनी है, सब कुछ मैं दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल कुछ नहीं देना आपको, बस देखना है लेकिन पूरा आई बात समझ और पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। तो आज इस लेक्चर में इतना ही करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।